हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज लेकर के आए हैं बिहार स्पेशल जीके का यह पार्ट 2 है और इसमें रिलेटेड जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। पिछला पार्ट 1 हमने किया है और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इसमें जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। इस तरह से हमने टारगेट लिया है कि बिहार संबंधित कम से कम 500 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में पहले, ताकि एक भी प्रश्न जो बिहार से संबंधित आवे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हमसे छूटना नहीं चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। हम सभी जानते हैं कि विश्व को जो पहला गणतंत्र दिया है वह बिहार की धरती ने दिया है। तो यह मौर्यों के द्वारा स्थापित किया गया था, या लिच्छवी के द्वारा, या गुप्त के द्वारा, या फिर नंद वंश के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि विश्व का जो पहला गणतंत्र है वह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह वैशाली में स्थापित किया गया था। आधुनिक स्थिति उसकी वैशाली है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। याद रखिएगा, ये जो आंकड़े हैं यह 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। हालांकि जो बिहार जाति आधारित गणना हुआ है अभी 2023 में, उसका भी रिपोर्ट आ गया है और उसमें आर्थिक आधार पर भी आ गया है। और तो ये रिपोर्ट जो हम लोग अभी क्वेश्चन कह रहे हैं ये 2011 के जनगणना के अनुसार है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वह है रोहतास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। बिहार से रिलेटेड हम सभी प्रश्नों को एक एक करके देख रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी बेहतर तैयारी हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं। तो बिहार की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, हम लोग याद रखेंगे कि यह द्विसदनीय व्यवस्था है। निचले सदन को विधानसभा कहते हैं जहां प्रतिनिधि चुन करके आते हैं जनता के द्वारा, और ऊपरी सदन जो है यहाँ विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। जो सदस्य जो है अप्रत्यक्ष ढंग से चुने जाते हैं और उसमें जो है जनता के प्रतिनिधि उसे चुनते हैं। तो बिहार विधानसभा में जो वर्तमान में सीटों की संख्या है, सदस्यों की संख्या है, वो 243 है। विधान परिषद वीपी में जो है वो 75 है, याद रखेंगे। लोकसभा एलएस में जो सदस्यों की संख्या है बिहार में वो 40 है। हालांकि 2026 तक 40 रहना है, उसके बाद का जो नया आंकड़ा आएगा उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यह जनगणना के आधार पर होता है और जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है, तो इस आधार पर सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 16 है, याद रखेंगे। बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 40। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? 16। विधानसभा के लिए 243 और विधान परिषद के लिए 75 सदस्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, या फिर बाबू राम प्रसाद। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है चौथा नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी बाबू महेश्वर प्रसाद जो हैं वह बिहारी के संपादक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है यह एक जनजातीय आंदोलन का कार्य क्षेत्र रहा है। तो बिहार के जो लास्ट सबसे अंतिम बंटवारा हुआ है सन 2000 में, तो उससे पहले जो ये था क्षेत्र था बिरसा मुंडा का 2000 से पहले वो था आधुनिक बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन अब वह क्षेत्र जो है वो रांची का हिस्सा हो गया है। अर्थात ये प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, रांची है, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, यानी उसका अर्थ हो गया कि प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय, यानी प्रियदर्शी का अर्थ है कि देवों के जो प्रिय हैं उसके रूप में किस राजा को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, या हर्षवर्धन को जाना जाता है, या फिर समुद्रगुप्त को जाना जाता है, या अशोक को जाना जाता है। तो प्रियदर्शी के रूप में जो राजा जाने जाते हैं वह सम्राट अशोक हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा,
गुप्त वंश का कौन सा शासक है जिन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यह संग्रह है। हम ये इस संग्रह में टारगेट है हमारा कि हम 500 ऐसे प्रश्न को कंप्लीट करेंगे जो VVI प्रश्न है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यह समुद्रगुप्त हैं, कुमारगुप्त हैं या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं? तो जो गुप्त वंश के शासक को भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की विस्तार स्थिति मजबूत किया है? तो अजातशत्रु हैं, बिंबिसार हैं या फिर उदयन हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस राजा ने अपनी वैवाहिक नीति अपना करके अपने राज्यों को सुदृढ़ किया वो राजा हैं बिंबिसार, जिन्होंने 3 शादियां किए हैं। और ये राजा किस वंश के शासक है? तो यह हर्यक वंश के शासक है, जो कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के शासक है बिंबिसार। और इन्होंने 3 अलग अलग राज्य के राजकुमारियों से शादी करके अपने राज्य की विस्तार किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो अभिलेख मिले हैं तो वो उसे पढ़ने का कार्य कौन किया है? VN मिश्रा है या प्रिंसेप है या HD शौक्लिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को जो सबसे पहले पढ़े हैं वह है प्रिंसेप, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 9वां नंबर क्वेश्चन का वह सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक का जो शासनकाल रहा है वो गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के शासनकाल में जो स्थिति रही है बहुत अच्छी स्थिति रही थी। तो ये इन्होंने जनता से डायरेक्ट बात करने का कार्य किया था शिलालेख के जरिए, स्तंभ आलेख के जरिए। तो इसमें से कौन सा स्तंभ लेख जो है वह अशोक को मगध का सम्राट बताता है? मस्की का लघु शिलालेख या भाब्रू शिलालेख या रानी का स्तंभ या फिर रूमिनदेई अभिलेख? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि मस्की का लघु शिलालेख इसमें बताता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि त्रिवेणी नहर में से किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो बनाया गया है उसमें से ये चंपारण जिले में बनाया गया है त्रिवेणी नहर। किस नदी से पानी आता है? सोन नदी है, म्यूराक्षी है, गंडक है या फिर कोसी है? तो जो चंपारण में है तो कोसी तो होगा नहीं, तो नदी कौन सी होगी? इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 11वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गंडक नदी से जो है चंपारण के त्रिवेणी नहर को पानी आता है। अगला सवाल है कि जैन धर्म के प्रवर्तक स्वामी महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जानते हैं हम लोग। हालांकि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं, हम इन्हें संपादक नहीं मानेंगे। इनसे पहले जो है जैन धर्म के 23 तीर्थकार गुजरे हैं। ऋषभ देव उसके संस्थापक के रूप में जाने जाएंगे, जो पहले तीर्थकार हैं ऋषभ देव। और इनसे पहले जो हैं 24वां से पहले 23वें जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं वह स्वामी महावीर जाने जाते हैं। इनका जो जन्म स्थली है वह है कुंडग्राम, जो कि जगह कहाँ पड़ता है? वैशाली में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया है? निर्वाण प्राप्त करने का मतलब है कि इन्हें कहाँ जो है देहांत इनका कहाँ हुआ है? तो यह स्थल वैशाली है, राजगिरी है, नालंदा है या फिर पावापुरी है? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है 13वां प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर डी कि इन्हें निर्वाण की जो प्राप्ति हुई है वो पावापुरी में हुई है। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी वहीं पावापुरी में दिया है और वहीं इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई है महावीर को। अगला प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म स्थान है? गुरु नानक का है, गुरु गोविंद सिंह का है या फिर गुरु हरगोविंद का है या गुरु तेग बहादुर का है? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना में जो ये हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर जो है पटना में है, गया में है, जमुई में है या फिर दानापुर में है? जी, इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ये होगा कि विष्णुपद मंदिर जो है वह गया में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत पाए जाते हैं? बिहार के जो पर्यटक स्थल हैं उसमें से देव हैं, पावापुरी है, राजगीर है, बिहार शरीफ है। इनमें कहाँ जो है यह गर्म जलकुंड के अनेक स्रोत हैं? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगीर में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ है? 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है, तो उसमें से पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? नालंदा, बोधगया, राजगीर या फिर गया में? तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगीर में हुआ है पहली बौद्ध संगीति।
दूसरी वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। याद रखेंगे हम लोग, एक एक करके देखते हैं। राजगिरी का पुराना नाम क्या है? तो राजगिरी का जो पुराना नाम है वह है गिरिब्रिज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। राजगिरी का पुराना नाम क्या है? गिरिब्रिज है। और यह जो है मगध की पहली राजधानी है। इसके बाद उदयन ने मगध की राजधानी को, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको उदयन ने, जो कि हर्यक वंश का ही शासक था, वो पाटलिपुत्र में बसाता है। लेकिन उससे पहले ये मगध की पहली राजधानी है गिरिब्रिज, जिसका आधुनिक नाम राजगीर है। गिरिब्रिज के बाद राजगिरी पड़ा, उसके बाद नया नाम अभी राजगीर है। अगला सवाल है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? कौटिल्य जो है इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है, जो राजनीतिक जीवन पर लिखा गया है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्य वंश की स्थापना है उसमें इनका सहयोग था। इनके ही सहयोग से नंद वंश को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है, इन्होंने जो पुस्तक रचना की है कौटिल्य, उसको जो विभाजित किया गया है वो 14 अधिकरणों में विभाजित किया गया है, अर्थात बी आंसर सबसे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था मगध में? वह शक वंश है, शुंग वंश है, सातवाहन है या कुषाण है? तो मौर्य वंश के पश्चात जो वंश का शासन स्थापित हुआ था वह शुंग वंश है। और इसकी स्थापना जो किए थे वह पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। कौन किए थे? संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह कौन सा स्रोत है? वह दिव्यादान है या फिर अर्थशास्त्र है या इंडिका है या अशोक का शिलालेख है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन किया गया है वो इंडिका में किया गया है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? तो यह जो है मेगास्थनीज जो है यह राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो जनसंख्या के अगर घनत्व की बात करें तो पूरे भारत में जो बिहार का स्थान है जनसंख्या घनत्व के आधार पर वो प्रथम स्थान है। 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में बैठते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। याद रखेंगे, भारत से ज़्यादा जनसंख्या 2 राज्य की है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो प्रथम राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। बिहार की स्थिति तीसरी है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की स्थिति 12वां बड़ा राज्य है। अब क्षेत्रफल कम, जनसंख्या ज़्यादा, अर्थात जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार भारत का प्रथम राज्य है। 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? बिहार का जो साक्षरता दर है वो देश में न्यूनतम है। यह कितना प्रतिशत है? और साक्षरता दर से रिलेटेड जो प्रश्न है वो बीपीएससी एग्जाम्स के तैयारी में भी पूछा गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यह। 23वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद या फिर विधानसभा? तो हम पहले भी कहे हैं कि जो बिहार राज्य की जो स्थिति है वो द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ बहुत सारे भारत के केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्था है। अधिकांश राज्य एक सदनीय हैं। तो यहाँ की जो 2 सदनीय है उसमें सबसे निचला सदन विधानसभा, जहाँ डायरेक्ट जनता से चुने प्रतिनिधि आते हैं। दूसरा है विधान परिषद, जहाँ अप्रत्यक्ष ढंग से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। और उसके जो सर्वोच्च पद पर हैं वो हैं राज्यपाल। और महाधिवक्ता जो है यह विधानमंडल का अंग नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका का लेखक कौन था? ये इंडिका पुस्तक की लेखक किसने लिखा है? तो हमने इस पर पीछे चर्चा किया था कि इंडिका नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। यह यूनान के जो राजा सेल्यूकस निकेटर थे उनके राजदूत हैं मेगास्थनीज। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने इस सेट का दूसरा जो पार्ट है उसका आधा प्रश्न कर लिया है। 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। हम एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग की बेहतर तैयारी हो सके। 26वां नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम कौन है? यानी विक्रमशिला
जो आधुनिक स्थिति कहाँ है विक्रमशिला की, तो आधुनिक स्थिति जो है यह बिहार के भागलपुर ज़िले में है। बिहार के भागलपुर ज़िले में इसकी आधुनिक स्थिति है और रेशम उत्पादन में बिहार का भागलपुर जिला जो है अग्रणी रूप से जाना जाता है। तो इसके संस्थापक कौन है? 26वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी धर्मपाल जो है इसके संस्थापक महोदय हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, विज्ञान की पढ़ाई होती थी, या फिर तंत्र विज्ञान की, या खगोल की? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है सबसे बेहतरीन पढ़ाई जो है वो तंत्र विज्ञान की होती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया है उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया अपना पहला उपदेश को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया है वो सारनाथ में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सबसे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? द्वितीय बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? याद रखेंगे, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है वैशाली में। कौन शासक किए हैं? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है कि कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है वैशाली में। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद के संरक्षक कौन थे? यानी किनकी देखरेख में जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति, ये भी स्थान भी क्लियर हो गया कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ है वह पाटलिपुत्र में हुआ है। और उस वक्त जो संरक्षक थे, यानी उस वक्त जो शासन चल रहा था वह अशोक का शासन था, और अशोक की देखरेख में तृतीय बौद्ध संगीति हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ है? हम पीछे कहे हैं कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कुंडलवन, जो कि जगह आधुनिक कश्मीर में है, वहाँ हुआ था। और उस वक्त जो शासक थे, वहाँ जो शासन चल रहा था वो कनिष्क का चल रहा था। तो याद रखिए, 4 बौद्ध संगीति है, कूट मिलाने को भी दे तो यह प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। प्रथम राजगीर में हुआ है, दूसरा वैशाली में हुआ है, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ है, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। किस धर्म के लिए जो है बिहार प्रमुख रूप से जाना जाता है? सिख धर्म के लिए, या धर्मावलंबी के लिए, बौद्ध धर्मावलंबी, ऑप्शन नंबर बी में बौद्ध धर्मावलंबी के लिए है, या जैन धर्मावलंबी के लिए है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म बिहार में हुआ है, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है महात्मा बुद्ध, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई है, और जैन धर्म का भी जो 24वें और अंतिम तीर्थकार हैं उनका भी जन्म बिहार में हुआ है। तो सभी के लिए जो है धार्मिक केंद्र है। 33वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया है? यह कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि राजगीर में किया है, यानी डी आंसर जो है सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युग की जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं? यह बोधगया से हुआ है, पूर्णिया से, गोलघर से, या फिर चिरांद से? तो इसकी जो प्राप्ति हुई है वह कहाँ से हुआ है? यह चिरांद से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब है। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर जो है वो सरयू नदी के तट पर तो होगा नहीं, सरयू नदी के तट पर तो अयोध्या स्थित है। आगे है गंडक है, सोन है, गंगा है। तो याद रखिए, गंडक, सोन, गंगा, इन सब का संगम जो है पटना के पास होता है, लेकिन उसमें जो सोन नदी की स्थिति है वह सोनपुर नगर की जो स्थिति है वह सोन के नहीं बल्कि गंडक के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार में गया नगर जो है वह कमला नदी है, फल्गु नदी है, या फिर गंगा है, या सरयू है? तो कमला नदी तो दरभंगा साइड में बहती है, गंगा नदी पटना से होकर के बहती है, और जो नदी बिहार के किनारे गया शहर स्थित है उसका नाम है फल्गु नदी। निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी में जो है शुक्ल पक्ष में लोग वहाँ पिंडदान करने का कार्य करते हैं। अगला है 37वां नंबर क्वेश्चन है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब कराया गया था? यह 1786 में हुआ है, 56 में, 1776 में, या फिर 1796 में?
तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि गोल घर का जो निर्माण है वो 1786 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। ये सभी यात्री हैं जो बाहर से आए हैं, जैसे मेगास्थनीज है, ये जो है यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अलबरूनी है, इब्न बतूता है जो मोरक्को से हैं, और फिर जो है ह्वेनसंग है जो चीन से हैं। तो ये सारे लोग जो है अलग अलग देशों से यहाँ की यात्रा किए हैं और इन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं। जैसे मेगास्थनीज ने जो है इंडिका लिखा है, अलबरूनी ने तहकीकात हिंद लिखा है जिसको हिंदुस्तान की खोज के नाम से जानते हैं, और जो है तो इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए हैं वो ह्वेनसंग हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगला है कि मीरतुल अहवाल किसकी रचना है। मीरतुल अहवाल नामक पुस्तक जो है यह मुल्ला तकिया की रचना है, या मिर्जा नाथन की, या मुल्ला बहानी की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि मुल्ला बहानी की रचना है मीरतुल अहवाल। जी 40वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पुरातत्ववेता यानी जिन्होंने सर्वेक्षण का कार्य किया था, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है, यह बिहार में किस स्थल की खोज किए हैं। केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, या फिर लौरिया अरेराज का अशोक का स्तंभालेख, या फिर बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली में प्राचीन स्थल की खोज। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इन सारे स्थलों का खोज किया है, अतः इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 41वां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद की स्थिति थी। वह आधुनिक कौन सा एरिया है। अंग महाजनपद का जो आधुनिक एरिया है वो पटना एवं गया का एरिया है, या मुजफ्फरपुर एवं वैशाली है, भागलपुर एवं मुंगेर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि अंग महाजनपद का जो एरिया है वो भागलपुर एवं मुंगेर का एरिया है। 42वां नंबर प्रश्न है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। यह अंग महाजनपद की राजधानी गया में थी, या गिरिब्रिज में, या वैशाली में, या फिर चंपा में। तो इसकी जो राजधानी है वह कहाँ है, चंपा में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। जी अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पटना तथा गया जिला का किस महाजनपद से संबंध है। तो इस पर हम लोग लगातार चर्चा किए हैं कि जो महाजनपद 16 महाजनपद हुए हैं उनमें से जो सबसे सर्वाधिक ये महाजनपद है वह है मगध महाजनपद, और पटना से लेकर के गया के क्षेत्र में यही महाजनपद जो है विस्तृत था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, और जितने भी 16 महाजनपद हुए उनमें से सबसे विस्तृत महाजनपद मगध महाजनपद ही है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है, यानी मगध और अंग महाजनपद का जो क्षेत्र था उसको कौन सी नदी अलग अलग करती है। अस्सी नदी है, वरुण नदी है, या चंपा नदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे सही जवाब है वह है कि चंपा नदी जो है वह मगध और अंग महाजनपद को अलग अलग करने का कार्य करती है। जी 45वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। यह मगध है, वज्जी है, या फिर अंग है। तो जो वज्जी महासंघ है यह 8 राज्यों का संघ रहा है, वज्जी महासंघ, और उसी में से एक राज्य रहा है जिसको लिच्छवी के नाम से जानते हैं, जो प्राचीन काल से ही लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जी 46वां नंबर प्रश्न है कि वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। या वैशाली में थी, या मिथिला में, या फिर मुजफ्फरपुर में, या कुंडग्राम में। तो वज्जी संघ की जो राजधानी है वो वैशाली में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम लोग अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी की तैयारी हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था। जो ये है मगध महाजनपद में था, वज्जी में था, या अंग में था। तो अभी हम लोग इस पर लगातार पीछे भी चर्चा किए हैं कि वज्जी संघ में एक ये है लिच्छवी गणराज्य है, 8 राज्यों का संघ है वज्जी, और उसी में लिच्छवी गणराज्य है जहाँ जो है विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र के रूप में उसे जाना जाता है। सबसे पहले गणतंत्र वहीं स्थापित हुआ था। 48वां नंबर प्रश्न है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है सारनाथ से है, विदेश से, कपिलवस्तु से, या वज्जी संघ से, या कपिलवस्तु से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 48वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर सी कि जो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है वह वज्जी संघ से है।
आज का इस बिहार स्पेशल जीके का जो 50 प्रश्नों का सेट है उसका यह सेकेंड पार्ट का अंतिम सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो इस पर पीछे भी हम लोग चर्चा किए थे कि महावीर स्वामी को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है उससे पूर्व उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी वहीं दिया था, अर्थात दोनों के लिए पावापुरी ही सबसे सही उत्तर होगा। यहीं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति भी हुई है और यहीं स्वामी महावीर ने जो है अपना अंतिम उपदेश दिया है। अब आज के अंतिम प्रश्न की ओर है हम लोग कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। यह पाटलिपुत्र में हुआ है या बल्लभी में हुआ है या वैशाली में हुआ है या फिर राजगिरी में हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि जैन धर्म का जो आयोजन है जैन संगति का वह पाटलिपुत्र में हुआ है। इस तरह आज हम लोग जो है अभी बिहार स्पेशल दूसरा जीके का 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट को कंप्लीट किए हैं। इस तरह 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए और अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अब चलते चलते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।